जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मेरी ज़िंदगी की और मेरे घर की पहली हॉरर घटना है। ये तब की बात है जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी। 4 बहन और एक भाई में मैं सबसे छोटी थी। मेरे पिताजी हाई स्कूल में इंग्लिश के लेक्चरार थे। भाटापारा से ट्रांसफ़र होकर डोर गाँव में हम नए नए शिफ्ट हुए थे। उस समय हम लोगों को छत्तीसगढ़ी ना बोलने आती थी और ना ही समझ में आती थी। जब हम डोर गाँव आए तो बड़ी दीदी हाई स्कूल में पढ़ती थी। दीदी सांवली थी और काफ़ी दुबली थी। उनकी आंखें और बाल बहुत सुंदर थे। डोरगांव आकर ही हमें टोनी, जादू टोना, नज़र लगना आदि बातों का पता चला। मेरे पिताजी इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। वो इन चीज़ों को अंधविश्वास मानते थे। डोरगांव से 1.5-2 किलोमीटर आगे एक गांव है जिसका नाम माटिया है। इस गांव के पहले 2 बड़े से पेड़ हैं जो कि पीपल के हैं। अक्सर लोग माटिया रोड की तरफ टहलने जाते हैं, लेकिन अंधेरा होने के पहले, यदि अंधेरा हो जाता था तो पीपल वृक्ष के पहले ही लौट आते थे। वहां पर काफ़ी अंधेरा भी रहता था। वहां के रहने वाले उस जगह के बारे में तरह तरह की बातें बनाते थे। माटिया गांव भी जाने से लोग डरते थे। उनके अनुसार वहां बहुत सी महिलाएं टोनी विद्या सीखी हुई थी। उनकी नज़र पड़ने मात्र से लोग बीमार पड़ जाते थे। माटिया में हमारे रिश्तेदार रहते थे। उनसे मिलने हम लोग जब भी जाते थे तो शाम होने से पहले ही लौट आते थे। कभी किसी कारणवश अगर लेट हो जाते तो कोई पुरुष पीपल पेड़ के आगे तक हमें छोड़ कर आता। एक दिन की बात है, बड़ी दीदी को दोपहर में किसी काम से माटिया जाना पड़ा। गर्मी का समय चल रहा था और गांव का माहौल एकदम सन्नाटा फैला हुआ था। दीदी जब वहां से वापस आई तो उनका व्यवहार बदला हुआ था। वो काफ़ी चुप सी थी। उनकी आंखें लाल थीं। माँ बाबूजी को लगा कि धूप में गई थी, शायद लू लग गई है। रात होते होते दीदी को तेज बुखार चढ़ गया। दीदी पैरासीटामोल लेकर सो गई। सुबह जब वो उठी तो उनकी आंखें सूजी हुई और खून के ऐसी लाल थीं। बाबूजी डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने कहा, इसको लू लग गई है, धूप में निकलने मत देना। बाबूजी और हम भाई बहन स्कूल चले गए थे। माँ घर के कामों में लग गई थी और दीदी सोई हुई थी। स्कूल से वापस हम आए तो पता चला कि दीदी ने खाना नहीं खाया है और वो सुबह की सोई हुई हैं, जो कि अब तक नहीं उठी। बाबूजी ने जाकर देखा तो उनका शरीर एकदम आग की तरह तप रहा था, यानी दवाई का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। आसपास के लोगों को पता चला तो वो जल्दी से घर आए। उनमें से एक व्यक्ति ने दीदी को देखते ही कहा, भाई साहब, इसको लू नहीं लगी है, बाहरी हवा लगी है। देखिए, इसलिए तो दवाई का असर नहीं हो रहा है। हमारे घर में पहली बार हम लोग ये बात सुन रहे थे। बाबूजी को छोड़कर हम सभी डर गए। वही व्यक्ति एक झाड़ फूक करने वाले पंडित को लेकर आ गया। तिवारी जी हमारे भी परिचित निकले। उन्होंने दीदी को देखते ही कहा, ये किसी टोने का काम है। बाबूजी ये बात मानने को तैयार नहीं थे। तब उन्होंने कहा, रुकिए, मैं आपको अभी सबूत देता हूँ। उन्होंने हथेली में जल लेकर कुछ मंत्र पढ़कर दीदी के ऊपर डाला तो वो अचानक बाल खोलकर घूमने लगी। तिवारी जी ने कड़क आवाज में कहा, कौन है तू और इस लड़की को क्यों परेशान कर रहा है? इस बात पे दीदी ने बोला और उनकी आवाज़ इस समय बदली हुई थी और उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में बोला था, जो कि आज से पहले कभी दीदी ने बोली नहीं। ये लड़की एक दिन दोपहर में माटी आई थी। मैं घर के बाहर बैठी थी। ये मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। मैंने इसे बुलाया और पूछा, कहाँ जा रही हो? इसने कहा कि अपने रिश्तेदार के घर जा रही हूँ।
मुझे इसकी आवाज़ बहुत मीठी लगी और ये लड़की भी मुझे अच्छी लगी। मैं इसको धीरे धीरे करके मार डालूंगी और अपने पास रख लूंगी। ये मेरे बहुत काम आएगी। ये मैं आपको हिंदी में लिख के भेज रहा हूँ, लेकिन वहाँ से जो भाषा आई थी वो छत्तीसगढ़ी आई थी। इतना सब होने के बाद भी बाबूजी को विश्वास नहीं हुआ, तो तिवारी जी ने फिर से उससे पूछा, माटिया में कहाँ पर है तेरा घर? अभी तू कौन सी साड़ी पहनी है और अभी क्या कर रही है? उसने कहा, जहाँ इस लड़की के रिश्तेदार रहते हैं उनके घर से 6-7 घर आगे आम के पेड़ के पास मेरा घर है। अभी मैं घर की चौखट पर लाल साड़ी पहनकर बैठी हूँ। तिवारी जी बाबूजी को लेकर कमरे से बाहर गए और बोले, आप अभी माटिया जाइए और जो पता इसने बताया है वहां जाकर दूर से देखना। उस घर में आम का पेड़ होगा और कोई औरत घर के दरवाजे पर लाल साड़ी पहनकर बैठी होगी। आप दूर से देखकर घर वापस आ जाना। बाबूजी तुरंत साइकिल लेकर चले गए। थोड़ी देर बाद वापस आए तो वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। उन्होंने बताया कि इस औरत ने जो कहा था वो सब सही है। इतनी गर्मी में भी वो अपने घर के दरवाजे पर लाल साड़ी और बाल खुले करके बैठी है। तिवारी जी बोले, सर जी, अब आपको यकीन हुआ? इस क्षेत्र में ये सब बहुत होता है। दीदी की हालत देखकर बाबूजी को उस औरत पर गुस्सा आ गया। उन्होंने तिवारी जी से कहा, जब आपको मालूम चल गया है तो चलो चलते हैं और उसकी असलियत सामने लाते हैं। तिवारी जी ने कहा, देखिए, इनसे उलझना ठीक नहीं है। मैं इनसे एक बार बात करता हूँ और जो भी होता है देखता हूँ। अगर तुम ये सोच रहे हो कि इन सबसे लड़ना आसान है तो ये तुम्हारी गलती है। यहाँ पर हर चौराहे पर काला जादू होता है और ये सारी की सारी औरतें एक साथ मिलकर रहती हैं। तुम एक को पकड़ोगे तो सारी तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। अब तिवारी जी ने दीदी के पास जाके कहा, देखो, तुम कौन हो और कहाँ रहती हो हमें पता चल गया है। इस लड़की को छोड़ दो, वरना गांव वालों के सामने तुम्हारी असलियत बता दूंगा। सब तुझे पीटेंगे और गांव से निकाल देंगे। इस बात पर वह हंसी और बोली, चिंता मत कर पंडित, इस लड़की से मेरा कोई काम नहीं है। मुझे बस अपनी शर्तें सामने रखनी है। तिवारी जी ने शर्त पूछी तो वो बोली, मेरी पहली शर्त है कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे। दूसरी शर्त है, मुझे 2 दिन के लिए इस लड़की की जुबान चाहिए। 2 दिन तक ये बात नहीं कर पाएगी। तीसरी शर्त है, तीसरे दिन इस लड़की के ऊपर से 7 नींबू और लाल रंग की चूड़ी उतार कर रख लेना। रात में 12 बजे के बाद कुछ खाने पीने की चीजों के साथ नींबू और चूड़ी एक मटके या खाली पीपा में भरकर शमशान घाट में छोड़ आना। शमशान घाट एक ही आदमी जाएगा और सामान रखने के बाद वो पलट कर नहीं देखेगा। तिवारी जी उसकी बात मान गए। दूसरे दिन दीदी की जुबान ही चली गई। वो 2 दिन तक इशारों से बात करती रही। दूसरे दिन घर में किसी को पता नहीं चला दीदी कब माँ की लाल साड़ी पहन ली, माथे में लाल रंग की बिंदी लगाकर बाल सूखे रखकर स्कूल चली गई। वहां सभी उसके इस रूप को देखकर हैरान रह गए। कोई पूछता तो वो जवाब भी नहीं दे सकती थी। कुछ देर क्लास में बैठने के बाद वो स्कूल के पीछे एक चट्टान पर जाकर बैठ गई। बाबूजी को जब पता चला तो उन्हें साइकिल पर बिठाकर वापस घर ले आए। तीसरे दिन दोपहर में तिवारी जी आए। उन्होंने 7 नींबू, सिंदूर और लाल चूड़ी 2 दर्जन लाने के लिए कहा। मैं और भैया जून की कड़कती दोपहरी में बाजार गए। गर्मी के दिन थे, इसलिए मुश्किल से 7 नींबू मिले। सिंदूर लेकर दुकान गए तो उसने हमें बंधन दे दिया। चूड़ी की बात तो हम भूल ही गए थे। घर आकर तिवारी जी को सामान दिया तो उन्होंने कहा, बेटा, तुम लोग सिंदूर की जगह बंधन ले आए हो और चूड़ी लाना भी भूल गए। हम लोग फिर बाजार दौड़े।
बंधन को बदलकर सिंदूर लाया और लाल चूड़ी लेकर घर पहुंचे। तिवारी जी जब तक पूजा शुरू कर चुके थे। दीदी बाल खोलकर झूम रही थी। उसी समय हमारे घर के ग्राउंड फ्लोर में जो शर्मा जी रहते थे वो चाची के साथ आए। दरअसल वो हमारे चाचा चाची लगते थे। हम पूरी जॉइंट फैमिली के साथ रहते थे। चाचा ने वहाँ का माहौल देखा तो वो बाबूजी से बोले, अरे क्या राकेश जी, आप पढ़े लिखे होकर ऐसी बातों में विश्वास करते हो। उन्होंने दीदी का नाम लेते हुए कहा, अरे क्यों नाटक कर रही है तू, उठ वहाँ से। दीदी झूमते हुए उठी और जोर का तमाचा जड़ दिया उनके मुंह पे। उनका चश्मा दूर जाके गिरा। बेचारे अपना गाल सहलाते हुए तुरंत वहां से भाग गए। दीदी अपने जगह में आकर बैठ गई। तिवारी जी 7 बार उसके सर से नींबू उतार के एक तरफ रख दिए। चूड़ी लेकर तिवारी जी ने जैसे ही कागज अलग किया, चूड़ी का रंग देखते ही दीदी जोर से चिल्लाई, लाल चूड़ी बोली थी और ये बंधन रंग की चूड़ी है, ये क्या करा तुमने। वो तिवारी जी के हाथ से चूड़ी छीन के हथेली में लेके तोड़ दी। दीदी की हथेली कई जगह से कट गई और खून निकलने लगा। दोनों भाई बहन फिर बाजार दौड़े और पूजा के नाम से लाल चूड़ी लेकर आ गए। पूरी क्रिया होने के बाद दीदी एक तरफ लुढ़क गई। अब बारी थी रात में शमशान घाट जाने की। बाबूजी ने बोला कि मैं जाऊंगा। 12 बजे रात में जब बाबूजी सामान लेकर शमशान घाट जाने के लिए निकले तो हम सब डर के कारण रोने लगे। जब 1.5 घंटे बाद बाबूजी घर पहुंचे तब हम लोगों ने राहत की सांस ली। इस घटना के बाद दीदी गुमसुम सी हो गई थी। उनकी सेहत भी गिर गई थी और वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। काफ़ी समय लगा उनको नॉर्मल होने में। हम सभी के मन में इस घटना के बाद बहुत दहशत बैठ गई थी। मटिया जाने की किसी में हिम्मत भी नहीं होती थी। लेकिन इस घटना को हम कभी भूल नहीं पाए। अगर आपको कभी और घटना भी सुननी होगी तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। वैसे आपको कैसी लगी ये सच्ची घटना। अब बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। ये बिल्कुल सच्ची घटना है बिहार की राजधानी पटना की। पटना में एक मस्जिद है, पटना बाईपास रोड, जहाँ से गांधी सेतु आरंभ होता है। उसके बिल्कुल दक्षिण में एक छोटी सी मस्जिद है जिसे शानदार मस्जिद भी कहा जाता है। इस मस्जिद की खासियत ये है कि इसमें से ना कभी अजान की आवाज़ आती और ना ही नमाज की। फिर भी इसमें नमाज पढ़ी जाती है और इसके नमाजी होते हैं जिन, जो देर रात इस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। और इस मस्जिद का नाम है मस्जिद जिन। जैसा कि मस्जिद के बाहर दरवाजे पर लगे एक संगमरमर की शिला पर खुदा हुआ है। बहुत मशहूर है ये मस्जिद क्योंकि यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़ी संख्या में आते हैं। हिंदू इसे जीन बाबा की मस्जिद कहते हैं और दूसरी तरफ मुसलमान इसे जिन्नाती मस्जिद कहते हैं। और बड़ी संख्या में से लोग यहाँ पर इसलिए आते हैं क्योंकि ये जो मस्जिद है ये चमत्कारी मस्जिद है जो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। ये एक मान्यता है कि जिस पर भी जिन प्रसन्न हो जाते हैं उसे सभी प्रकार से वो खुश रखते हैं और धीरे धीरे माला माल कर देते हैं। इसीलिए लोग जिनों को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्ति के लिए आते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं और साथ में मनौती मांगते हैं। दूसरे वह लोग भी आते हैं जिन पर जिनों का साया होता है। उन्हें यहाँ आकर जिनसे छुटकारा मिल जाता है। मज़ारों पर तो आमतौर पर लोग मन्नतें मांगते हैं, लेकिन मस्जिदों में ऐसा नहीं होता है। ऐसा केवल इसी मस्जिद में होता है जहाँ लोग मन्नतें मांगते हैं। इस मस्जिद के बिल्कुल बीचों बीच में बीबी आमना की मज़ार है और मस्जिद के बाहर हज़रत मोहम्मद मखदूम इख्तियार शाह की मज़ार। बहुत मान्यता है इन दोनों मज़ारों की। इस मस्जिद के पास अपनी पर्याप्त ज़मीन है जिस पर बाग बगीचा लगाया हुआ है। इस सब की देखरेख गत 45 साल से एक बुजुर्ग व्यक्ति कर रहा है।
वह अपने परिवार सहित मस्जिद से लगे एक मकान में रहता है। उसका कहना है कि उसने कभी भी इस मस्जिद से आती हुई अजान या नमाज की आवाज़ नहीं सुनी और ना आज तक किसी जिन को देखा। जबकि लोगों का कहना है कि उन्होंने रात के सन्नाटे में कई बार मस्जिद से आती हुई नमाज की आवाज़ सुनी है। ये मस्जिद एक रहस्यमय मस्जिद है जो असीम शक्तियों का भंडार है। अगर आपको ये सुनने में मज़ा आ रहा है और जिन्नों के बारे में सुनने में मज़ा आ रहा है, तो चलो आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिन की, जो कि काफ़ी जानी मानी सुनी सुनाई कहानी है, लेकिन काफ़ी रहस्यमय भी है और काफ़ी डरावनी भी है। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी सच्ची है। आरा शहर की घटना है, लगभग 70 साल पुरानी। आरा शहर का एक मोहल्ला है, शिवगंज। वहाँ हाल ही के समय तक रूपम सिनेमा हॉल हुआ करता था। उसके बगल की गली में एक बड़े ही विद्वान पुरोहित रहा करते थे, जो अपनी ज्योतिष विद्या की जानकारी के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक बार की बात है, रात के करीब 2 बजे होंगे। वे दूसरे शहर के किसी जजमान के यहाँ से पूजा संपन्न कराकर लौट रहे थे। अपनी गली के मोड़ पर रिक्शे से उतरकर वे घर की ओर बढ़ रहे थे कि तभी अचानक एक गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। ये देखकर पंडित जी डर गए। उन्होंने पूछा, कौन हो भाई, क्या बात है? आप डरे नहीं, मैं एक जिन हूँ। देखिए देखिए, आप डरे नहीं, मैं एक जिन हूँ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। अरे भाई, एक जिन्नात को मुझसे क्या काम भला? देखिए, आपको एक सप्ताह बाद मेरी शादी करानी है। करमन टोला की एक युवती का देहांत उसी दिन होगा। उसी के साथ मेरी शादी आपको करानी है। मैं आपको इसके बदले मुंह मांगी दक्षिणा दूंगा। क्या? जिन्नात की शादी? मैंने ऐसी शादी कभी कराई नहीं। इसका विधान भी मुझे मालूम नहीं है। पंडित जी, शादी तो आपको करानी है, कैसे आप जाने? आज से ठीक 8वें दिन रात के 1 बजे मैं आपका अकबलपुर पर इंतजार करूंगा। आप वहां पर आ जाइएगा। आपको वहां समय पर पहुंचना होगा। ये बात किसी को बताना नहीं है। इतना कहकर जिन्नात गायब हो गया। पंडित जी घर पहुंचे। रात भर सो नहीं सके। उन्होंने दूसरे दिन तमाम शास्त्रों को पलट कर डाला, लेकिन जिन्नात की शादी की कोई भी विधि उन्हें नहीं मिली। लास्ट में हार कर उन्होंने कई किताबों का अध्ययन करके एक अपना तरीका निकाला। 8वें दिन पंडित जी डरते सहमते रात के 1 बजे से पहले पहले अबलपुर पर पहुंच गए। 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बज गए, लेकिन जिन नहीं पहुंचा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी अचानक जन की आवाज के साथ जिन प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। माफ कीजिए पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकती। पंडित जी, वो लड़की मरी तो जरूर, लेकिन मरने के वक्त जब उसे जमीन पर लिटाया गया तो रुद्राक्ष का एक दाना उसके शरीर को छू रहा था। इसके कारण मरने के बाद वह सीधे शिवलोक चली गई। अब वह वहां से वापस नहीं लौटेगी, इसीलिए मेरे साथ उसकी शादी नहीं हो पाएगी। उसने पंडित जी की तरफ चांदी के सिक्कों की एक थैली बढ़ाते हुए कहा, देखिए, आप मेरे आग्रह पर यहाँ तक आए हैं, इसके लिए ये दक्षिणा समझ के रख लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पंडित जी ने कहा कि जब शादी करवाई नहीं तो दक्षिणा कैसा? लेकिन जिन्नात उसके हाथ में थैली थमाकर गायब हो गया। पंडित जी घर वापस लौट आए। कई सालों तक उन्होंने इस घटना का से जिक्र नहीं करा। बाद में अपने कुछ करीबी लोगों को उन्होंने घटना सुना दी। एक मुसलमान इस कहानी को सुनते ही खारिज कर देगा, क्योंकि इस्लामी विश्वास के अनुसार किसी मरने वाले की आत्मा का विवाह किसी जिन से हो नहीं सकता। जिन भी इंसान की तरह ही जीते हैं और मरते हैं, और उनमें भी नर मादा और बच्चे होते हैं। जिनका अर्थ होता है पोशीदा। जिन अदृश्य होते हैं, जबकि इंसान देखे जा सकते हैं। किसी भी धर्म में किसी मरने वाले का विवाह किसी जीवित से नहीं हो सकता।
देखो, ये एक सुनी सुनाई कहानी है जो कि शायद जिन्नातों के ऊपर बना दी गई है, क्योंकि जिन मरीजों पर जिन्नात का असर होता है उन्हें रुद्राक्ष की पूरी माला पहना दी जाती है, तब भी जिन्नात नहीं उतरते। ये रियलिटी है। मैंने अब तक जितनी भी कहानियाँ पढ़ी है ना, उसमें से किसी में भी कोई भी चमत्कारी चीज़ इतनी जल्दी असर नहीं करती। जो चाहे आजमा सकता है। और आप इसके बारे में कमेंट में क्या कहना चाहते हैं, आप बता दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी ज़िंदगी बन जाते हैं और उनके जाने के बाद वो कभी भुलाए नहीं जाते, बल्कि वो हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन जाते हैं कि उनके जाने के बाद भी हमें ऐसा ही लगता है मानो जैसे वो हमारे आसपास ही हैं। ऐसी ही कुछ मेरी भी ज़िंदगी है। जब मैं और मेरा दोस्त एक ही साथ एक स्कूल में पढ़ा करते थे, क्योंकि वो बोर्डिंग स्कूल था तो हमारा कमरा भी साथ में था। ये भी कह सकते हैं कि एक ही क्लास में होने की वजह से हमारे बीच काफ़ी ज़्यादा मेल मिलाप था। हम दोनों ही एकदम अपोजिट नेचर के थे। वो मेरे लिए बहुत ही केयरिंग था हर बात में, और बिल्कुल अपोजिट था। लेकिन हम किसी की चिंता ना करें, लेकिन एक दूसरे की चिंता ज़रूर करते थे। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था, इसलिए बाकी के बच्चे उसे काफ़ी ज़्यादा सताते थे। और मैं एक आर्मी फैमिली से था, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी मुझे मेरे दोस्त के साथ मेरे होते हुए किसी को कुछ कहने की। बात उस टाइम की है जब हमारा स्कूल का लास्ट डे था और हम सबको अपने अपने घर जाना था। लेकिन मेरा दोस्त मुझे और हमारी दोस्ती को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। आखिरी दिन जब जाने का टाइम था तो हम सबको असेंबली में मिलना था, लेकिन वो नहीं आया और मुझे लगा कि वो मुझसे नाराज़ हो गया है। मैंने भी जाते जाते एक लेटर रख दिया और लास्ट में सॉरी लिखा। लगभग सारी की सारी छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी, लेकिन तब से अब तक उसका कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा शायद वो मुझसे ज़्यादा ही नाराज़ है, तो मैं उसे वापस स्कूल जाकर मना लूँगा। बस यही उम्मीद लेकर मैं स्कूल वापस गया। लेकिन जब एक वीक निकल जाने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैंने सीधे जाकर डीन को कंप्लेंट की और कहा, लास्ट टाइम घर जाने से पहले वो मुझे मिलकर नहीं गया और अभी तक भी उसका कुछ पता नहीं है। कहाँ है वो? डीन ने मुझे हौसला देते हुए कहा कि शायद उसने स्कूल छोड़ दिया होगा क्योंकि वो स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ये मन मानने को तैयार नहीं था और मन में काफ़ी ज़्यादा अजीब सी बेचैनी भी थी। और अब मुझे लगने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका कुछ हो गया हो। मैं ये सब सोचना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में बार बार ये बात आई जा रही थी। यही सोचता हुआ मैं बस अपने डीन के रूम से निकलकर अब कॉरिडोर में आ गया था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि शायद से मेरा दोस्त मुझे बुला रहा है, और मैं लगभग उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक रूम के बाहर जाकर रुक गया। मैं लगभग डोर खोलने ही वाला था, तभी अचानक से डीन ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझे बताया कि उसके पेरेंट्स से हमने कांटेक्ट करने की कोशिश करी है और जैसे ही उन लोगों का पता लगता है मैं उनको यहीं बुलवाता हूँ। और इतना बोलकर वो मुझे अपने साथ वहाँ से ले गए और मैं चेक नहीं कर पाया। ऐसे करते करते दिन बीतते चले जा रहे थे और मुझे रोज़ रोज़ अपने दोस्त को लेकर कुछ ना कुछ भ्रम हो रहा था कि वो यहाँ है, यहीं पर है वो। लेकिन कोई होता नहीं था। उधर बहुत ढूंढने के बाद भी हमें कुछ पता नहीं लगा उसके बारे में, ना ही उसके पेरेंट्स से कोई कांटेक्ट बन पा रहा था। उधर मुझे मेरे दोस्त को लेकर भ्रम बढ़ने लग गए थे। अब तो मुझे लगने लग गया था कि वो मेरे पास ही मेरे साथ है, लेकिन मेरे साथ लुका छुपी खेल रहा है। बहुत परेशान होने के बाद जब मैंने अपने डीन को बताया तो उन्होंने एक साइकियाट्रिस्ट को बुलवाया, जिसे मैंने अपने और अपने दोस्त के बारे में सब बताया। अब बात बस उसी रूम के पास आकर अटक जाती
कि अजीब आवाज़ें वहाँ से क्यों मुझे आती थीं। तो डॉक्टर ने मुझे कहा, जब हम किसी को दिल से प्यार करते हैं तो उसको अपने आसपास महसूस करने लगते हैं और हमारा दिल उसको हमारे पास महसूस कराने लगता है। वैसे ही कुछ तुम्हारे साथ भी हो रहा है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे दिल के कहने पर अपने आप ही कहानियां बना रहा है और तुम उसी को अब सच मानने लग गए हो। पता नहीं क्यों, लेकिन डॉक्टर की बात मुझे कन्विंसिंग नहीं कर पाई थी और मैंने कहा कि मेरी तसल्ली के लिए एक बार उस रूम में भी एक बार देख लेते हैं और मेरा जो कुछ भी भ्रम है वो ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर ने डीन की तरफ देखते हुए कहा, एक बार आप इस बच्चे को तसल्ली करवा दीजिए। बस फिर क्या था, हम चल दिए उस रूम की तरफ और जैसे ही हमने रूम खोला, वहाँ जो मिला उससे एक बात तो तय हो गई थी कि वो सब मेरा भ्रम नहीं था। लेकिन वो मेरा भ्रम भी नहीं है तो मेरा दोस्त है कहाँ। हमेशा खेलते खेलते मेरी फुटबॉल वहाँ चली जाती और मेरी माँ हमेशा की तरह इस बार मुझे जाने नहीं देती। मुझे समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करती है। मैं जब भी कभी उनसे इसके बारे में बात करता तो वो मुझे हमेशा यही कहती कि नहीं, वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं, मैं उन्हें देखकर डर जाऊंगा। पता नहीं माँ ऐसा क्यों कहती और क्यों रोकती है। अब आप खुद ही सोचो कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को देखकर भला कभी डरता है क्या, जब तक कि वो मरा हुआ ना हो। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि उस पार घर का कोई भी सदस्य मरा हुआ होगा, क्योंकि मैंने खुद वहाँ बहुत से लोगों के वहाँ पर बात करने की आवाज़ें सुनी हैं और मेरा फेवरेट पियानो के प्ले होने की आवाज़ें सुनी हैं। और मेरा बड़ा ही मन है कि मैं एक बार जाकर वहाँ देखूं कि कौन लोग हैं आखिर वो। उन्हें छोड़ो, मेरी मम्मा मुझे किसी से भी नहीं मिलने देती और उनसे पूछो तो बोलती है कि अगर मैं किसी अजनबी से मिला तो मैं डर जाऊंगा या फिर मुझे कुछ हो जाएगा। सिर्फ अपनी मम्मा के लिए ही मैं कहीं और नहीं जाता, बस बाहर खेलकर घर वापस आ आता हूँ। मेरा कोई दोस्त भी नहीं है और मैं बस यही सोच रहा था कि अगर एक बार मैं उस घर में चला जाऊं तो शायद मेरा कोई दोस्त बन जाए। इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हम उम्र है या नहीं, दोस्त तो बस दोस्त होते हैं। बहुत सोचा और बहुत बार मैंने कोशिश भी करी वहाँ जाने की, लेकिन एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। शाम का समय था, अंधेरा होने वाला था और मेरी मम्मा कुछ टाइम के लिए घर से बाहर गई हुई थी। बस मैंने सोचा कि जब तक मम्मा वापस आएगी तब तक मैं बाहर जाकर देख लूँगा। बस फिर क्या था, मैंने फटाफट दौड़ लगाई और मैं उसके गार्डन एरिया में पहुंच गया और मैंने उसके घर की विंडो से देखा कि उनका काफ़ी बड़ा परिवार है और सब इतने खुश थे कि मुझे उनको देखकर लगने लगा था कि शायद मेरा परिवार ऐसा होना चाहिए। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था कि मुझे मम्मा इसलिए रोकती थी ताकि मुझे उन्हें देखकर दुख ना हो। बस मैंने समय ख़राब ना करते हुए मैं घर वापस आ गया और मेरी मम्मा को इसके बारे में पता भी नहीं चला था। ऐसा मैंने कई दिनों तक किया और मेरी मम्मा को पता भी नहीं चला। लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि ऐसे मैं कब तक करता रहूँगा, क्यों ना मैं भी उनके पास जाकर उनसे दोस्ती कर लूँ ताकि मेरे भी दोस्त बन जाएं और शायद मुझे भी एक परिवार का प्यार मिल जाए। बस फिर क्या था, मैंने अपने कदम बढ़ाए और उनके खुले दरवाजे से अंदर तक आ गया। सबने उस दरवाजे की तरफ भी देखा, लेकिन फिर मुझे अनदेखा करके अपने अपने काम और खेल में लग गए। अब क्या था, मैंने अंदर आते ही अपना इंट्रोडक्शन देने लगा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे सुन नहीं पा रहा है और ना ही मेरी तरफ देख रहा है। फिर क्या था, मुझे बहुत तेज गुस्सा भी आया और मैंने गुस्से में अपने मुंह लाल करते हुए इन लोगों के पास जा खड़ा हुआ। लेकिन ताज्जुब है, फिर भी किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया।
और मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी तब हुई जब उनकी मम्मा मेरे आर पार निकल गई। ये बात मेरी समझ से परे थी। बस फिर क्या था, मैं रोते रोते वहाँ से निकला और ना जाने कहाँ से मेरी मम्मा सामने आ गई और उन्होंने मुझे अपने गले लगाते हुए कहा, मैंने कहा था ना वहाँ मत जाना। हाँ, वो अच्छे लोग नहीं हैं। तुम्हें तुम्हें दुख होगा, लेकिन लेकिन एक बात मैं तुम्हें कभी नहीं कही। मैंने अपने आंसू पहुंचे और पूछा, क्या मम्मा? मेरी माँ मुझे घर के अंदर ले जाते हुए कहती है, मैंने ये तुम्हें कभी नहीं बताया कि इंसान कभी भी अच्छे नहीं होते। इतना बोलकर मेरी मम्मा ने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया और उस दरवाजे के बाहर लिखा था, द हाउस ऑफ डेड। कहानी समझ में आई तो कमेंट कर देना। मस्त थी ना? तो चलो और हॉन्टेड बताता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी परछाई ना हो तो क्या होगा? क्या वाकई में फिर इंसान है या फिर कुछ और? डर को हम खुद जगह देते हैं और खुद उसको हावी करते हैं अपने दिल और दिमाग में। इसी पर आधारित है आज की मेरी कहानी। रात को सोते सोते मुझे अचानक से ऐसा लगा जैसे जैसे कोई मेरे सिरहाने पर आकर बैठा है। लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर वो जो भी था उसे देख पाऊं, जबकि इस घर में मैं और इस रूम में अकेला ही इंसान हूं। ये तकरीबन आधी रात का समय रहा होगा। अगले दिन सुबह मैं आम दिनों की तरह उठा, लेकिन मुझे अपने आप में कुछ कमजोरी सी महसूस हुई, जैसे मेरा पूरा बदन गिरता जा रहा हो। मुझे बुखार जैसा महसूस तो हो रहा था अंदर से, लेकिन मेरा पूरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ा बर्फ जैसा था। जैसे तैसे हिम्मत करके मैं तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। मैं अपनी कार ओपन पार्किंग में लगाकर जैसे ही बाहर निकला तो मुझसे सूरज की किरणें कुछ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जैसे मुझे वो और ज़्यादा कमज़ोर कर रही थी। मैं जैसे तैसे वहाँ से निकल रहा था कि अचानक मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी और उसे देखकर मुझे धक्का लगा कि मेरी तो कोई परछाई ही नहीं है। मुझे घबराहट से ज़्यादा अब डर लग रहा था कि ये सब क्या। और अचानक से मुझे रात की बात याद आ गई कि कोई मेरे बिस्तर पर आकर लेटा था, जिसे चाहकर भी मैं देख नहीं पाया। अब मैंने वहीं से उल्टे पांव अपने कार की तरफ रुक लिया और वापस अपने घर की ओर चल दिया। घर जाकर मैं सीधे अपने कमरे की तरफ रुख करने लगा कि मैंने देखा कि मेरी ही परछाई एक अजीब सी आकृति की गिरफ्त में है, जो उसे जाने नहीं दे रही है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये एक भूत है या फिर एक मेरा वहम है, क्योंकि मैंने कभी पहले ऐसा महसूस करा नहीं था। लेकिन मैंने एक बार अपनी सोच को दौड़ाया। फिर मुझे याद आया कि लास्ट वीक मैं अपने दोस्त के साथ इसी बात पर बहस कर रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैं ये बात भूल गया था कि मैं ये बात कहाँ खड़े होकर कर रहा हूँ और किस समय कर रहा हूँ। अब मैं अपने आप को कह छुड़ाऊँ उस जीव से, कुछ समझ नहीं आ रहा था। दरअसल मैंने उससे इस बारे में बात एक आग लगे हुए मेंटल असाइलम के सामने करी थी। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जैसे जैसे वो मेरी परछाई पर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा था, वैसे वैसे मैं और कमज़ोर होता जा रहा था। अब ऐसा क्या करूं जो मैं इन सब से निकल पाऊं, क्योंकि हर रोज़ रात का वो साया मेरे सिरहाने आकर लेट जाता है और मैं हमेशा की तरह कुछ नहीं कर पाता हूँ। अब ये आलम हो गया है कि मैंने अपने घर से ही बाहर निकलना बंद कर दिया और एक दिन अचानक वो साया मेरी परछाई निकल गया। उसके बाद जो हुआ वो देखकर मैं खुद हैरान था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मरने वाला हूँ। मेरी अंदरूनी हिम्मत जवाब दे रही थी। तभी मेरे घर पे अचानक से मेरा दोस्त आ गया
उसने मेरी हालत देखी, क्योंकि मैं पूरा नीला पड़ा हुआ था और नीचे गिरा हुआ था। वो मुझे फटाफट से हॉस्पिटल ले गया। फिर उसने मेरे माँ बाप को कॉल करा और मेरे माँ बाप जल्दी से हॉस्पिटल में आए। डॉक्टर ने मुझे हाथ लगाने से ही मना कर दिया था और मेरे माँ बाप भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बीमारी है क्या नहीं। दरअसल मेरे पापा काली माता के बहुत बड़े भक्त हैं और उनका प्रोफेशन भी एक पुजारी का है। तो उन्होंने इस बात को भांप लिया था और उन्होंने साधना कर रखी थी काली माता की, तो उन्हें इसका इलाज भी पता था। वो जल्दी से मेरे घर पहुंचे और उन्होंने हवन करना स्टार्ट कर दिया। वैसे तो ये बहुत लंबी कहानी है कि कैसे कैसे उन्होंने उस आत्मा से लड़ाई करी थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि उनकी साधना के बल पे शायद मेरी जान बच पाई। अगर मेरी जगह कोई और होता और अगर वो किसी भी पंडित की मदद लेता तो शायद वो नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पापा के पास सिद्धि है काली माता की। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी आसानी से कर दिया, उन्हें भी इसके लिए बहुत बलि चुकानी पड़ी थी। इस बारे में मैं फिर किसी और दिन बताऊंगा। लेकिन जब मैंने इसके बारे में पूछा कि ये सब मेरे साथ हुआ क्या था और ऐसा क्यों था, तब मेरे पापा ने मुझे बताया कि ये दोनों शराब के नशे में थे और जहाँ पर ये खड़े थे वो कब्रिस्तान था और कड़कती दोपहरी में इसकी परछाई एक कब्र पर पड़ रही थी, जो आज के समय पे एक जिन्नात है। शायद ये ना बचता, शायद सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन शायद भगवान को इसकी जान बचानी थी, इसलिए आज ये जिंदा है। ये कहानी राजीव शर्मा की है, जो यूपी में रहते थे। राजीव शर्मा, जिनका परिवार आधुनिक विचारधाराओं को मानने वाला परिवार था। उन्हें तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, काला जादू, टोटके, इन सब से कोई मतलब या इनका कोई वास्ता नहीं था। इस कहानी में घटी हुई घटनाएं अक्सर आम लोगों के साथ घटी जाती हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा तक नहीं होता कि उनके साथ होने वाले कष्ट या कारणों के पीछे किसका हाथ होता है। चलिए, ये कहानी मैं उन्हीं की आवाज़ में आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा परिवार शिक्षित और आधुनिक विचारधारा वाला है। हम में से कोई भी भूत प्रेत, जादू टोने या तंत्र विद्या पर यकीन नहीं करता, लेकिन एक अजीब सी घटना के बाद हम सभी इस बात पर यकीन करने लगे हैं कि जैसे सच के साथ झूठ और अच्छे के साथ बुरा वक्त हमेशा होता है, वैसे ही उस परम शक्ति का, उस परमात्मा की शक्ति के साथ साथ कुछ बुरी ताकतें भी इस दुनिया में ज़रूर मौजूद हैं। कहते हैं कि अगर माइनस ना हो तो प्लस का कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसी तरीके से शायद बुराइयां ना हो तो अच्छाइयों की भी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इस घटना ने मेरे पिता को मानसिक रूप से बीमार बना दिया। सन 1990 से लेके 1994 के बीच की बात है। हमने एक प्लॉट खरीदा था और जल्दी उस पर अपना घर बनाने का काम शुरू कर दिया था। निर्माण का काम अब शुरू हो गया था। कुछ ही दिन गुजरे थे, एक आदमी उस प्लॉट पर आता है। देखने में वो थोड़ा सा विचित्र लगता है, तो मेरी माँ जो वहाँ बाहर बैठी थी, उसने उससे पूछा कि आखिरकार क्या काम है और आप कौन हो। तो वो आदमी थोड़ा सा अजीब आवाज़ में झुंझलाते हुए कहता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ सही नहीं किया। ये प्लॉट मुझे चाहिए था अपने बड़े बेटे के लिए। तभी मेरी माँ ने उससे कहा, अगर चाहिए था तो आपको इसे खरीद लेना चाहिए था, आपने इसे खरीदा क्यों नहीं। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि मेरे खरीदने से पहले तुम लोगों ने खरीद लिया और ये तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती है। तो मेरी माँ ने कहा कि अगर आपको चाहिए और आपको इतनी आवश्यकता है तो आप इसे हमसे खरीद लीजिए, हम दूसरा ले लेंगे। क्योंकि मेरी माँ को उसकी भावना समझ आ रही थी, इसलिए उसकी भावनाओं की कदर करते हुए
उन्होंने उससे कहा कि आप इसे खरीद सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आदमी झुंझलाते हुए बोला कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ये प्लॉट अब तुम लोगों ने जितने में ख़रीदा है उससे कम में तो हमें दोगे नहीं, और मैं इस प्लॉट को औने पौने दाम में ख़रीदने वाला था। मेरी माँ को कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने, ठीक है अब आप जाइए, अब हमें इसे नहीं बेचना और आपको इसे ख़रीदना नहीं है। वो आदमी वहाँ से बुरी तरीके से गुस्साता हुआ चला गया, लेकिन जाते जाते वह पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ बड़ी ही विचित्र लग रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और घर बन के खड़ा हो गया। अभी पूरी तरीके से घर बना भी नहीं था, यहाँ तक कि प्लास्टर भी नहीं लगे थे, लेकिन हम उसमें शिफ्ट हो गए। और शिफ्ट होते ही शुरू होता है एक माया जाल, जिसे हमें समझने में शायद बहुत देर हो गई थी। उस दिन के बाद हमें अक्सर अपने घर के बाहर कुछ जंगली फूल और खून के छींटे दिखाई देती थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं या मेरे परिवार वाले काला जादू या ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन हर बार हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया करते थे। 1993 की बात है। एक रात करीब 1 बजे हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारे घर की छत पर कोई लगातार पत्थर फेंक रहा हो। 4-5 बार ऐसा हुआ जैसे कोई बहुत भारी मात्रा में हमारी छत पर पत्थर फेंक रहा हो। हम उठे और छत पर गए तो हमने चारों तरफ देखा, लेकिन छत पर कोई नहीं था, हमें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन हमारी छत पर पत्थर पड़े हुए थे। सुबह हमें पता लगा कि ये सब शायद हमारे पड़ोसी का काम होगा, और इसलिए हम लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत के ना होने के कारण और कोई भी गवाही ना होने के कारण वह जल्दी हवालात से बाहर आ गए, और आने पर वह शायद हम लोगों से ज़्यादा ही चिढ़ गए थे। एक ही रात बीती थी कि अगली रात मेरे पिता के पेट में बहुत तेज़ दर्द उठने लगा। जब उनसे दर्द सहन नहीं हुआ तो उन्हें अस्पताल भी भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने उन्हें मामूली उपचार करके और कुछ पेन किलर देकर वहाँ से भेज दिया, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि शायद ये पेट के किसी गंभीर बीमारी का संकेत है। हम घर तो आ गए, लेकिन अगले ही दिन मेरे पिता के पेट में वही दर्द शुरू हो गया और उन्हें फिर से अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले उन्हें कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई थी, इसलिए हमने सोचा कि किसी और को, मतलब किसी और डॉक्टर को बताया जाए, और उन्हें एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहाँ पर उनके बहुत सारे टेस्ट हुए और उसके बाद ये बात सामने आई कि उन्हें पथरी हो गई है, वो भी इस लेवल की कि बिना ऑपरेशन के कोई उपाय नहीं होगा। आन फनान में उनका ऑपरेशन करवाया गया, लेकिन अस्पताल से घर आने के बाद भी उनकी सेहत बहुत ख़राब थी। वह कुछ भी पी खा नहीं रहे थे, जिसकी वजह से वह दिनों दिन कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। अब तो हालत ये हो चुकी थी कि मेरे पिता को रोज़ रात बहुत बुरे सपने आने थे। उन्हें हर बार ऐसा लगता था कि कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, कोई उनका गला दबा रहा है। वो उठकर बैठ जाते थे और चिल्लाने लगते थे। 2-4 दिन ऐसे ही बीत गए, उनकी हालत और बुरी होती गई। अब वह रात में चिल्लाते हुए उठते और रोज़ रात को दीवार पर सर मारते। उन्हें पकड़ पकड़ कर लिटाया जाता। कभी हवा में किसी से बात करने लगते, और जब हम पूछते तो वह कह देते कि देखो वो सामने खड़ा है, लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आता। अभी ये हमारे साथ हो नहीं रहा था कि एक रात करीब 2 बजे मेरी माँ ने घर के बाहर से किसी के रोने की आवाज़ सुनी, और वह बाहर गई तो कोने में उन्हें कोई रोता हुआ दिखाई दिया। अब की बार शायद उन्हें भी बहुत डर लग रहा था। वो कुछ कदम और आगे बढ़ी तो उनको घर के बाहर वही खून के चींटे और जंगली पौधे दिखाई दिए।
उन्होंने हिम्मत बांधी और उस रोने वाले इंसान की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँची तो उनके चौंकने का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वहाँ पहुँचते ही उनकी नज़र से जैसे वो इंसान ओझल हो गया हो। वहाँ पर कोई नहीं था, बस उन्हें आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। वह भागते हुए घर के अंदर आई और अब ये सिलसिला लगभग हर रात चलने लगा। अब मेरी माँ ने अपनी एक सहेली को इस बारे में बताया। वह मेरी माँ को एक तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक ने अपनी तंत्र साधना से ये बताया कि कोई है जो हमारे घर को अपनी काली विद्या से बांधे हुए है। तांत्रिक ने तंत्र विद्या के द्वारा मेरे पिता को सम्मोहित किया और उनके साथ जब उस देर पूजा की तो उन्होंने बताया कि इनके साथ कोई बहुत बुरी बला है, जिसकी वजह से जल्दी इनकी मौत हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि पूरा का पूरा घर प्रेत आत्माओं से घिरा हुआ है, और वह भी किसी के काले जादू करने के कारण। उनके लगातार पूजा करने के बाद हमें ये भी पता चला कि ये सब उसी व्यक्ति ने किया है जो हमारा प्लॉट लेना चाहता था। उसकी नीयत ही खराब थी, क्योंकि वो उस ज़मीन को अपने काले जादू के दम पर उल्टे सीधे दामों में लेना चाहता था। लेकिन शायद हमारी किस्मत भी खराब थी, क्योंकि हमने उस ज़मीन को उससे पहले ख़रीद लिया, और ये बात शायद उसे बहुत बुरी लगी थी। अब हम बहुत बुरा फंस चुके थे। एक हफ्ते बाद बाबा रोज़ रात को हमारे घर आते और साधना करते। बहुत ही मुश्किल से हमें उन सभी काली शक्तियों से छुटकारा मिला, और उसके बाद से हमने उस घर को ही छोड़ दिया, क्योंकि उन काली शक्तियों से छुटकारा मिलने के बाद हमें अजीबोगरीब एहसास होने लगे थे। तो हमने उस घर को छोड़ना ही उचित समझा, और हम वहाँ से दूर कहीं और जाकर घर ले लिए। अब हमारा परिवार एकदम खुश है और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बस पिता सदमे में जा चुके हैं, और डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये भी ठीक हो जाएंगे। विजय बैंक में क्लर्क के पद पर नौकरी करता था। हर रोज सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक उसका ऑफिस रहता था। हर रोज की तरह वो लगभग 6 बजे के आसपास अपने घर पहुंचता था। उसका बेटा लक्की बुरी तरह से तड़प रहा था। उसके घर में कोई भी नहीं था, क्योंकि विजय अपने बेटे के साथ ही रहता था। विजय के बेटे के सिवा उसका पूरी दुनिया में कोई नहीं था। तब वह घबराते हुए लक्की से पूछता है कि क्या हो गया। लक्की किसी तरीके से बोलता है, पापा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। विजय जैसे तैसे उसको उठाते हुए नजदीकी अस्पताल में ले जाता है और वहां उसे एडमिट कर देता है। अस्पताल के लोग लक्की को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करते हुए विजय से कहते हैं, देखिए देखिए, आप परेशान मत होइए। अभी हम लोग इसको प्राथमिक उपचार दे रहे हैं, जिससे इनकी हालत थोड़ी स्थिर हो जाएगी और जो भी इनको तकलीफ है वो नहीं होगी। लेकिन इनका असली इलाज तो डॉक्टर कुमार ही करेंगे, तो आप बाहर वेट करिए। डॉक्टर कुमार कुछ ही देर में आते होंगे, वे घर से निकल चुके हैं। विजय सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अस्पताल के सामने एक छोटे से गार्डन में जाकर बैठ जाता है और काफ़ी गहरे विचार में डूब जाता है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के पास ही एक कार एक्सीडेंट होता है। काफ़ी लोग दौड़ते हुए वहां पर आ जाते हैं। कार पलट चुकी होती है। किसी तरीके से दरवाज़ा खोलकर उस इंसान को बाहर निकालते हैं जो कि कार ड्राइव कर रहा था। आनन फानन में उसको भी उसी अस्पताल में एडमिट करा दिया जाता है। उस इंसान को देखकर सारे डॉक्टर और वहां का पूरा स्टाफ सन्न हो जाते हैं। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता कि इनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तभी सभी लोग काफ़ी हड़बड़ी से उस आदमी को लेकर जाते हैं। पूरा का पूरा स्टाफ
उस आदमी को देखकर सैम सा जाता है और बड़ी हैरानी से देखते हुए सभी पूरे अस्पताल वाले उनके इलाज में लग जाते हैं। ये सब कुछ देखकर विजय चौंक जाता है और सोचता है कि शायद कोई बड़ा आदमी होगा। वह यही सोचते सोचते बैठा रहता है। तभी अचानक से उसका ध्यान दूसरी तरफ जाता है, जहां कुछ लोग रो रहे होते हैं। विजय ना चाहते हुए भी धीरे धीरे उनकी तरफ जाने लगता है। तभी अचानक से एक लड़का उनके सामने आ जाता है। विजय थोड़ा डर जाता है। वो लड़का बड़े गौर से विजय को देखता रहता है। विजय इशारा करते हुए कहता है, बेटा, वो लोग क्यों रो रहे हैं? लड़का बताता है, वो क्या है ना कि उनका लड़का अभी अभी मर गया है, तो इसलिए सब रो रहे हैं। हे भगवान, उनको ये दुख सहने की शक्ति दे भगवान। लेकिन तुम जानते हो क्या वो लड़का जो मरा हुआ है? लड़का थोड़ा दुखी होते हुए कहता है, मैं उसे काफी अच्छे से जानता हूं। आखिर उसे मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? क्या तुम उसके रिलेटिव हो? हाँ, कुछ आप ऐसे ही समझ सकते हैं। अच्छा, क्या हुआ था उसे? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा फूड पॉइजनिंग हो गई थी। ये तो नॉर्मल है, इसमें मौत थोड़ी होती है। तो क्या उसकी मौत फूड पॉइजनिंग से हुई थी? लड़का बताता है, नहीं नहीं नहीं। तो विजय काफी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, तो फिर कैसे हुई? तभी लड़का थोड़ा सैड होते हुए बोलता है, दरअसल उसका ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका ऑपरेशन किया गया। विजय बोलता है, क्या? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। लड़का बताता है, दरअसल उस लड़के के पेट में दर्द था, लेकिन डॉक्टर कुमार ने जानबूझकर ऑपरेशन करके उसका एक किडनी निकाल लिया। ये बात किसी को भी पता नहीं थी और उनकी इसी हरकत की वजह से ऑपरेशन के ही समय उस लड़के का हार्ट फेल हो गया और वह मर गया। बाप रे बाप, डॉक्टर कुमार इतना बेरहम डॉक्टर है, ये तो किसी को पता ही नहीं था। सभी लोग तो उसे बहुत नेक और अच्छा डॉक्टर समझते हैं। और तो और, वो तो पूरे एरिया का सबसे मशहूर डॉक्टर है। यही डॉक्टर तो मेरे लड़के का लकी लकी लेकिन अब नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जा रहा हूँ अपने लड़के को लेकर किसी दूसरे अस्पताल में। लड़का कहता है, अरे आप परेशान मत होइए, आपका लड़का एकदम सही है। उसको भी फूड पॉइजनिंग की हुई थी, जो अब सही हो चुकी है। अच्छा, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। दरअसल अंकल, जब आप उसको एडमिट कर रहे थे तब मैंने आपको देखा था। अभी मैं वहीं से आ रहा था तो देखा कि वो एकदम सही है। लेकिन लेकिन बेटा, अगर कहीं डॉक्टर कुमार आ गया तो फिर कहीं वह मेरे बेटे का तुम्हारा रिलेटिव के जैसा हाल कर दे तो? अरे नहीं अंकल, आप परेशान मत होइए। डॉक्टर कुमार अब दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आएगा। विजय पूछता है, नहीं आएगा मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। लड़का बताता है, दरअसल 10 से 15 मिनट पहले उनका एक्सीडेंट हो गया है और वह मर चुका है। अभी कुछ देर पहले ही उसकी डेड बॉडी को अस्पताल में लाया गया था, जब काफी भीड़ हो गई थी। क्या? क्या कहा तुमने? और तुम्हें इतना सब कैसे पता चला? लड़का बताता है, अरे अंकल, मैं उस समय वहीं पर था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। अरे हाँ हाँ हाँ, अभी किसी नए मरीज को लेकर पूरा स्टाफ भागा जा रहा था। उसको देखकर तो मुझे तो ऐसे ही लगा जैसे कोई महान हस्ती हो, जिसके पीछे पूरा अस्पताल ही इलाज करने के लिए लगाया जा रहा था। ओह, तो वही डॉक्टर कुमार था। हाँ अंकल, वही था, लेकिन अब वह मर चुका है। लेकिन लेकिन अंकल, आप निश्चिंत रहिए, आप जाइए। आप अपने लकी को अपने घर लेते जाइए, वो एकदम सही है। अब जल्दी जल्दी चलते हुए विजय लकी के पास आता है। लकी को सही सलामत देखकर विजय भगवान का धन्यवाद करता हुआ लकी को लेकर घर जाने लगता है। हॉस्पिटल से जाते समय
विजय फिर से उन लोगों को रोते हुए देखकर लड़के के पिता के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, अरे भैया, हमारा आपका शायद कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक इंसानियत का रिश्ता ज़रूर है। आपके लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ है, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन जो हो चुका है उसको तो कोई बदल नहीं सकता ना। अब आप अपने आप को संभाल कर अपने घर वालों को भी संभालिए। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। डॉक्टर कुमार के कारण आपके बेटे का ये हाल हुआ, शायद इसीलिए डॉक्टर कुमार का भी अभी कुछ देर पहले एक्सीडेंट हो गया है और वह भी मर गया है। खैर भैया, क्या मैं आपके लड़के को एक बार देख सकता हूँ, ताकि मैं इनके अंतिम बार दर्शन कर सकूं। विजय के इतना कहते ही उस लड़के के पिता जैसे ही अपने लड़के के चेहरे से जिद्दर हटाते हैं, वैसे ही विजय अपने सर पर हाथ रखकर सदमे से 2 कदम पीछे की तरफ चला जाता है। विजय की इस हरकत को देखकर उस लड़के के पिता विजय से कहते हैं, देखा आपने, मेरा लड़का अभी 20 साल का ही था। विजय डरते हुए बड़े ही आश्चर्य से कहता है कि मैं तो इससे अभी कुछ देर पहले ही बात कर रहा था। संदीप एक तांत्रिक को साथ में लेकर अपने घर में आता है। संदीप की पत्नी, बड़ा भाई विपिन और उसकी पत्नी सुनैना काफी डरे हुए बैठे रहते हैं। तांत्रिक आते ही एक गोल घेरा बनाकर अपना तंत्र विद्या शुरू कर देता है। देखते ही देखते कुछ ही देर में विपिन के हाव भाव बदलने लगते हैं। उसकी आंख लाल हो जाती है, वो क्रोध में आ जाता है। फिर दांत पीसते हुए तांत्रिक से कहता है, अब तू आया है मुझे मेरे भाइयों से अलग करने? हाँ, सच कहा तूने, अब तेरा अंत है। जहां प्यार है वहां तो बस शुरुआत होती है, अंत नहीं। तू प्यार नहीं, नफरत करता है, इसीलिए इन सबको परेशान करता है। नफरत? हाँ, नफरत तो इन लोगों ने किया था मुझसे और आज भी करते हैं। मैंने तो हमेशा इनसे इन सबको प्यार किया था, इसलिए शायद आज भी इन्हें छोड़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये कैसा प्यार है कि दूसरों को तकलीफ हो? ये तो इन सबसे पूछना बेहतर होगा। अगर कोई प्यार को तकलीफ समझे तो इसमें दोष तकलीफ समझने वाले का है, ना कि दूसरे का। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ये सब फिर भी अपनी गलती का एहसास नहीं कर पाएंगे और मुझे ही दोषी ठहराएंगे। तो फिर तुम ही बता दो, गलती किसकी कहाँ हुई है? अरे तांत्रिक, अब क्या फर्क पड़ता है कुछ बताने या समझाने से? ये तो खुद को ही पता होना चाहिए कि आखिर गलती किसकी है, या या मैं कहाँ गलत हूँ? तो तू बड़ा जानी फिरता है। हाँ, तेरी नज़र में तू सही है ना? अरे तांत्रिक, ज्ञानी तो मैं हुई, अपने सभी भाइयों से ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ मैं। अरे तो फिर अपने भाइयों को छोड़ क्यों नहीं देता? अपने भाइयों को छोड़ना ये ज्ञानी लोगों को शोभा नहीं देता तांत्रिक। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। तू हम भाइयों के बीच में मत पड़ना फिर, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। चला जाए यहाँ से, मैं तुझे भी माफ कर दूंगा। लेकिन तांत्रिक जैसे जैसे अपनी सिद्धि करने लगता है, देखते ही देखते वैसे ही तांत्रिक का पेट फड़ने लगता है। फिर वो तड़पने लगता है और धीरे धीरे उसके प्राण निकल जाते हैं। धीरे धीरे सिचुएशन भी सामान्य सी हो जाती है। विपिन बड़े ही अचर से पूछता है, अरे ये तांत्रिक क्यों जमीन पर क्यों लेटा हुआ है? संदीप असहाय होते हुए कहता है, एक दूसरा फिर से मर गया, अब क्या होगा हम लोगों का? लगता है हमें ऐसे ही जीना पड़ेगा। 2 एकड़ जमीन भी बिक चुकी है। उन जमीन का जो भी पैसा मिला था
वह सब बीमारी के इलाज में खत्म हो गया है। अब तो आर्थिक हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। 2 दिन के बाद संदीप की पत्नी की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है। संदीप उसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है और दवा दिलाकर लाता है। अगले दिन तक भी उसे आराम नहीं होता तो संदीप विपिन को धीरे से कहता है, अरे ये तो उमेश का ही काम है। पिछली बार की तरह कितनी भी दवा खिला दो, कोई भी फायदा नहीं होगा, बस पैसे ही खर्च होगा और कुछ नहीं। विपिन थोड़ा चिल्लाते हुए कहता है, तो फिर क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वे दोनों ऐसी बातें कर रहे थे, तभी एक ब्राह्मण दरवाजे पर आकर जोर जोर से कहता है, अरे देने वाले, कुछ इस ब्राह्मण को दे दो, भगवान तुम लोगों का भला करेगा। विपिन कुछ अनाज लेकर उस ब्राह्मण को देने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। तभी वह ब्राह्मण क्रोधित होते हुए कहता है, नहीं नहीं, रुक जाओ, तुम रख लो अपना अनाज, मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता, मैं जा रहा हूं। विपिन हाथ जोड़कर निवेदन करता है, क्या हुआ ब्राह्मण देवता, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? तुमने मेरे साथ नहीं, अपने भाई के साथ गलत किया है। तुम लोग जब अपने भाई को नहीं खिला सकते तो मुझे क्या खिलाओगे? इतना सुनकर विपिन ब्राह्मण देवता के पैरों में गिर जाता है और उनसे विनती करने लगता है, हमें हमें बचा लो, हमें बचा लो, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। विपिन की बात सुनकर ब्राह्मण थोड़ी देर में राजी हो जाते हैं। चलो ठीक है, एक बार कोशिश करके देखता हूं। विपिन ब्राह्मण को अपने घर के अंदर ले जाता है। ब्राह्मण हवन कुंड बनाकर बैठकर कुछ मंत्रोच्चारण करने लगता है। तभी देखते ही देखते संदीप की पत्नी का रूप अचानक से रुद्र हो जाता है। उसके बाल खोल दिए जाते हैं। वह खरखराती हुई आवाज में ब्राह्मण से कहती है, तो अब तू आ गया मरने के लिए? नहीं, मैं मरने के लिए नहीं, तुझे तेरे लोगों से मिलाने के लिए आया हूं। संदीप की पत्नी रोते हुए कहती है, क्या क्या कहा तूने? सच में? क्या तू सच कह रहा है? हाँ सच में, मैं तुम इनसे दूर नहीं बल्कि इन्हें तुमसे मिलाने में आया हूं। तू तो पहले से ही उनसे मिला हुआ है, बस यही तुझसे नहीं मिल पा रहे थे। तो अब तुम ये बताओ कि क्यों खफा हो अपने परिवार से? आज तुम बोलो, अगर तुम नहीं बोलोगे तो फिर इन्हें कभी मौका नहीं मिलेगा अपनी गलती सुधारने का। और वैसे भी गलतियां तो सबसे होती हैं, कम से कम एक बार और सही अपने परिवार वालों को मौका तो दो। तुम तो हमेशा से अपने परिवार के सबसे होनहार थे ना, और पढ़े लिखे भी। तो बताओ अपने बारे में, आखिर क्या दिक्कत या परेशानी है जो तुम इन लोगों से कहना चाहते हो? संदीप की पत्नी कुछ देर सोचने के बाद कहती है, मेरा नाम उमेश है, मैं परिवार में सबसे छोटा था। सबसे छोटा हमारे परिवार में लाडला होता है, लेकिन मैं तो नौकर बन के रह गया। जब भी मैं पढ़ने बैठता, ये लोग मुझे जानबूझकर कोई ना कोई काम पकड़ा देते थे। मैं फिर भी हंसी खुशी काम करता था और समय निकाल कर पढ़ भी लेता था। और तो और इन सभी लोगों से ज़्यादा पढ़ाई किया हूँ मैं। इन लोगों ने पहले तो मेरे हिस्से की ज़मीन भी अपने अपने नाम पर करवा ली। उसके बाद एक दिन जंगल में पड़ने वाली एक झाड़ीदार खेत को पानी से सीखने के लिए मुझे वहाँ पर भेज दिया, जहाँ पर एक सांप ने मुझे डस लिया। तब मैं किसी तरह से अपने घर पहुँचा, लेकिन अफसोस ये लोग फिर भी मुझे कहीं दिखाने के लिए नहीं ले आए। धीरे धीरे मैं तड़पते हुए मर गया। लेकिन ये नामुराद, ये कमबख्त, इनका दिल शायद पत्थर का था, एक बार नहीं पसीजे। जो भी हो, मैं इन सबसे बहुत प्यार करता था और आज भी करता हूँ।
इसीलिए मैंने छोड़कर आज भी नहीं जा पा रहा हूँ। और अब तो मुझे कोई भी इनसे अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सच्चा हूँ। ओह, तो ये बात है। तुम तो बहुत ही अच्छे हो उमेश। देखो उमेश, तब तो जो भी हुआ वह बहुत ही गलत हुआ, ये बात तो सच है। लेकिन अगर तुम्हारा परिवार किसी भी तरह से दुखी रहेगा तो तुमको भी तो तकलीफ होगी ना। फिर थोड़ा सोचते हुए ब्राह्मण बाकी लोगों को काफी भला बुरा कहने के बाद कहते हैं, चलो कम से कम तुम लोग अब तो अपनी अपनी गलतियों का एहसास कर लो। ये तुम्हारा भाई तुम लोगों का दुश्मन नहीं है। ब्राह्मण के इतना कहते ही सभी लोग रोते हुए अपनी अपनी गलतियों के लिए उमेश से क्षमा मांगने लगते हैं। उसके बाद संदीप काफी भावुक होते हुए कहता है, भाई उमेश, ये सामने वाला कमरा तुम्हारा था और हमेशा के लिए तुम्हारा रहेगा। और आज से तुम्हें नियम अनुसार सुबह और शाम एक थाली ज़रूर मिलेगी, और जो मैं ला के दूंगा, और कभी कभार घर वाले भी ला देंगे। और ये सिर्फ तुम्हारे सम्मान के लिए होगा, जिसके शायद तुम सबसे ज़्यादा हकदार थे, और जिसे शायद हम बदनसीब कभी समझ नहीं पाए कि हमने एक सच्चे प्यार वाला भाई खोया है। इतना सुनते ही पूजा जोर जोर से रोने लगती है। कुछ देर के बाद वह एकदम से नॉर्मल हो जाती है। तब वह ब्राह्मण मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए जाते समय कहता है, याद रहे, अब जो तुम लोगों ने उमेश से कहा है उसको नियम के साथ करते रहना। तुम सबका भलाई होगा। आखिर वह तुम्हारा भाई है और तुम सबसे सच्चा प्यार करता है। ट्रेन काफी तेज गति से भागी चली जा रही थी। शाम का समय था। तेज बारिश और बीच बीच में बिजली की चमक पूरे के पूरे इकोनॉमिक कोच की खिड़कियों से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे थे। कैबिन का एकांत और ये भयानक मौसम मुझ जैसे डरपोक आदमी को और डरा रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी के पहियों की रफ्तार कम हुई और एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बारिश इतनी भयानक तरीके से हो रही थी कि मैं स्टेशन का नाम तक नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपने कैबिन में अकेला था और इस उधेड़बुन में था कि कोई सहयात्री जिससे वार्तालाप करते करते आगे का रास्ता आसानी से कट जाए, या फिर एक अंदरूनी भय जो मेरे अंदर जागृत हो चुका है उससे मुझे निकाल सके। काश कोई होता इसमें जो मेरे साथ बैठ के मुझसे थोड़ी सी बातें कर पाता।
तभी किसी ने कैबिन का दरवाज़ा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति कैबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान वहाँ पर ढंग से लगाने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गया और मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ाकर उसने अपना परिचय दिया। मैं मिस्टर चैटर्जी। वो बोला, मैं दरअसल कोलकाता जा रहा हूँ, कुछ आफ्टर बर्थ से रिलेटेड एक कार्यशाला में मेरे को भाग लेना है। अगर आपको आफ्टर बर्थ नहीं पता तो मैं बता दूं कि आफ्टर बर्थ का मतलब होता है पुनर्जन्म। तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर चैटर्जी, उन्हें पुनर्जन्म के लिए मतलब पुनर्जन्म से संबंधित कुछ बातें हो रही थी, जिसके लिए उन्हें कार्यालय में कोलकाता जाना था। जब उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया तो मैंने भी उन्हें अपने बारे में बताया। मैंने बताया कि मैं कानपुर के व्याख्याता के पद पर हूँ और मैं दरअसल पटना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझसे भी खाने की आग्रह की, मतलब कि मुझसे भी कई बार उसने पूछा, लेकिन मैं ठहरा सशंकित व्यक्ति का प्राणी। ट्रेन में किसी अजनबी के द्वारा दिए गए खाने को लेना मेरे लिए असंभव था। मैंने बहुत विनम्रता से उसके आग्रह को ठुकरा दिया। वो भी कम उस्ताद नहीं था। कसकर हंसा और बोला, संशय कर रहे हैं मेरे ऊपर? अभी तो कुछ नहीं है, देखिए आगे क्या क्या होता है। उसके शब्द सुनकर मुझे जैसे सांप सूंघ गया, लेकिन मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छिपाया। कोई स्टेशन आने पर वो उतरता और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट से चढ़कर फिर आ जाता। पूछने पर बोलता कि बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूं। थोड़ी देर बाद मैं और वो विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगे। उसने पुनर्जन्म से संबंधित बातें प्रारंभ की और पुनर्जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। मैंने कहा, बिल्कुल बिल्कुल करता हूं मैं। ये सुनते ही वो जोर से हंसा और बोला, ये सब बकवास है, मुझे भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। लेकिन मुझे था, तो मैंने उसे समझाया। इस पे उनने बोला कि मुझे उनके जो अस्तित्व है उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक डिबेटर हूं। अब रात अपने यौवन पर पहुंच चुकी थी। चर्चा के दौरान मैं अपने फर्स्ट क्लास के कक्ष में सोने का प्रयास कर रहा था, जो कि मेरा बेड बना हुआ था। अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरे गले पर गरम अंगार रख रहा है। मैं हड़बड़ाकर उठा, लेकिन कोई नहीं था। मेरे अलावा उस कक्ष में कोई भी नहीं था। हाँ, बस मेरा वो सहयात्री था, जो कि मेरी सामने वाली बर्थ पर घोड़े बेच कर सो रहा था। ये देखकर मैं फिर से सोने का प्रयास करने लगा। अभी आंख लगी थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज दबाव और हंसने की आवाज़ तेज तेज सुनाई दी। मैं घबराकर उठा तो देखा कि सहयात्री बर्थ पर नहीं था। लगभग 1-2 मिनट बाद वो आया और बोला, जनाब सोए नहीं? मैंने अपनी घबराहट रोकते हुए कहा, अभी नींद नहीं आ रही है। मैंने अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। सहयात्री भी बर्थ पर लेट गया और कुछ देर में उसके खर्राटे कैबिन में गूंजने लगे। मैं भी थोड़ा निश्चिंत हुआ और बर्थ पर आंखें बंद करके लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती, कभी रफ्तार पकड़ लेती, लेकिन मेरे दिल ने अब तेज रफ्तार ही पकड़ रखी थी। डर और घबराहट के कारण मुझे काफी तेज लघु शंका आ रही थी और इसी के चक्कर में मैं टॉयलेट की तरफ मुड़ा। जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाजा खोला, वो सहयात्री मुझे अंदर दिखा और मैं चिल्लाते हुए
अपने बर्थ की तरफ भागा। यहाँ देखा तो वो इस सहयात्री इत्मीनान से अपनी बर्थ पर सो रहा है। मैंने घबराहट में उसे जगाया। वो बोला, अरे अरे क्या हुआ, क्यों जगाए हो? इतना मासूम लग रहा था वो, जैसे जैसे वो कुछ जानता ही ना हो। मैंने कहा, आप यहाँ भी और वहां टॉयलेट में भी?" वो कुटिलता से हंसा और बोला, मैं कितने रूप में कहीं भी रह सकता हूँ। ये सुनते ही मैं घबराहट के मारे तरबतर पसीने से नहा गया और एकदम निर्जीव सा उसके सामने खड़ा था। वो बोला, तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रमाण देना था। तुम्हारे ऐसे लोगों के कारण ही हम भूत प्रेत लोगों का अस्तित्व है। इतना कहकर वो मेरी आंखों के सामने अचानक गायब हो गया। मैं डर के मारे अवाक और निर्जीव सा अपनी बर्थ पर बैठा था। तभी कैबिन के अंदर टिकट चेकर आया। उसका चेहरा देखकर मुझे बेहोशी छाने लगी, क्योंकि ये वही सहयात्री था। और वो टिकट चेक करके मुस्कुराता हुआ चला गया। आज मैं बहुत खुश थी। दरअसल मेरे 10वीं के फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे और मामा के यहाँ जाने को मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, मुझे पैसे दे दो। दरअसल मुझे पीसीओ जाकर मामा को कॉल करना था कि मामा मुझे यहाँ पर किसी को लेने के लिए भेज दें। ये तब की बात है जब से लैंडलाइन फ़ोन ही हुआ करते थे और मामा के यहाँ तो घर पे फ़ोन था, लेकिन मेरे यहाँ कोई फ़ोन नहीं था। इसलिए मुझे किसी भी रिश्तेदार को फ़ोन करने के लिए पीसीओ जाना पड़ता था। खैर, मम्मी से पैसे लेते ही मैं चौराहे की तरफ पीसीओ पर चल दी। मामा को फ़ोन लगते ही बिना इधर उधर की बातें करे मैंने सीधा ही बोल दिया कि मामा, राजू को भेज दो, मुझे आके ले जाए, मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। मामा को भी पता था कि मुझे वहाँ कितना अच्छा लगता था, सो उन्होंने तुरंत बोला, ठीक है, गोलू तुम्हें लेने आ जाएगा, तुम तैयारी करो। ये सुनते ही मेरी खुशी का तो ठिकाना ना रहा। अगर मुझे कोई दुनिया भर में कहीं भी घुमाए ले जाए तो मुझे इतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी मुझे गर्मियों की छुट्टियों में मामा के घर के नाम से होती थी। वो भी क्या दिन थे। याद आता है तो तन मन करता है कि काश वो दिन फिर से लौट आए या फिर कोई टाइम मशीन बना दे ताकि मैं फिर से उन पुराने दिनों में जी सकूं। खैर, अब मैं पैकिंग करके बस राजू दद्दा का इंतज़ार कर रही थी कि कब वो आए और कब मैं वहाँ जा सकूं। 3-4 दिन के इंतज़ार के बाद राजू दद्दा आए। मेरी बहन ने भी बहुत ज़िद की कि मुझे भी दीदी के साथ जाना है, लेकिन मम्मी ने उसे ये कहकर रोक लिया कि अगर तुम दोनों ही चली जाओगी तो मैं और तुम्हारे पापा अकेले कैसे रहेंगे। वो भी काफ़ी छोटी थी, मम्मी के बिना वैसे भी वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाती, तो इसलिए मैं अकेले ही चल दी। वहाँ पहुँचते मुझे शाम हो चुकी थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। बस में बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा मैं बोर हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पहुँचते ही सबको देख, सबसे मिलकर मेरी थकान छूमंतर हो गई। मेरा तो बहुत मन था कि सबसे ढेर सारी बातें करूं, लेकिन मामू, मेरी मम्मी, जिन्हें प्यार से हम सब मामी ना कहकर मम्मू कहते थे, उन्होंने कहा कि अब खाना खाकर आराम करो, अभी तो बहुत दिन रुकना है, बातें तो होती रहेंगी,
खाना खा लो जल्दी से। बस इसी वजह से मामी के हाथ का मट्टी के चूल्हे में बना हुआ स्वादिष्ट खाना खाकर मेरे को जल्दी ही नींद आ गई। अगले दिन, अरे ईशू, जल्दी इधर आओ, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अरे दद्दा, आपने तो बताया नहीं कि ये घर टूट के नया घर बनने वाला है। बड़ा बड़ा अजीब है ये तो। देखा तो घर की बाउंड्री पूरी की पूरी टूटी हुई थी और घर बनाने का सारा सामान घर के पीछे की तरफ रखा था, लेकिन ये देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दद्दा को अच्छे से पता था कि वो घर मेरे लिए क्या मायने रखता था और उनके लिए भी, पर घर काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका था, इसलिए तुड़वा के बनवाना ज़रूरी था। मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे लग रहा था इस बार मैंने यहाँ आकर गलती कर दी। ना मैं यहाँ आती और ना ही अपनी आंखों के सामने ये सब होता हुआ देखती। वो घर जिसमें ना जाने मेरी कितनी अनमोल यादें जुड़ी थी। मेरी और मेरे बाकी कज़न्स की हर गर्मी की छुट्टियां यहीं बीतती थीं। हम सब खूब धमाके चौकड़ी मचाते वहाँ पर, लेकिन वो अब टूटने वाला था। मैं वहीं पर नीम